हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम चैप्टर नंबर 8 पर आ गए हैं और चैप्टर 8 का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। जैसा कि हमने आई थिंक पहले लिख लिया होगा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर हम मान के चल रहे हैं हमारी इंट्रोडक्शन क्लास ही है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, या फिर ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोस क्या है, तरल क्या है, गैस क्या है और द्रव्य क्या है। आई थिंक ये आपने पहले पढ़ा होगा। द्रव्य मतलब होता है मैटर। द्रव्य का मतलब क्या होता है? मैटर। और द्रव का मतलब होता है लिक्विड। तो ये क्या है, ये भी शॉर्ट में थोड़ा सा समझेंगे और क्या क्या है ये सारा इंट्रोडक्शन हम समझने वाले हैं। तो एक बार ये हमारी एक प्रकार से इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास ही होगी। कौन सी क्लास होगी? इंट्रोडक्शन क्लास। तो चैप्टर का नाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेंगे वस्तुओं के बारे में। किसके बारे में समझना पड़ेगा? वस्तुओं के बारे में। ये सॉलिड किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मैटर के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? मैटर के बारे में। मैटर, या फिर इसको इंग्लिश में हम, हिंदी में हम बोलते हैं द्रव्य। द्रव्य किसको कहते हैं, या फिर मैटर किसको बोलते हैं? तो मैटर उन सारी वस्तुओं को बोलते हैं जिनके पास क्या होता है, जिनके पास द्रव्यमान होता है और कुछ जगह को वो घेरते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं या द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य मुख्यतः हम कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 3 प्रकार के द्रव्य पढ़ते हैं, जिसमें पहला होता है ठोस, जिसको हम सॉलिड बोलते हैं। दूसरा होता है लिक्विड, जिसको हम द्रव बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैस ही बोलेंगे। तो बनावट के बारे में हमने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि ठोसों की जो बनावट होती है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो आपस में कंप्रेस होते हैं, आपस में बहुत क्लोज होते हैं। उनकी जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होती है वो नगण्य होती है। कैसी होती है? नगण्य होती है। अगर मैं थोड़ा सा बना के बताऊं, सॉलिड की बात करूं, सॉलिड मतलब होता है ठोस। ठोस की बात करूं तो ये मान लो एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, ऐसे करके सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से कैसे होते हैं? क्लोज होते हैं। इनकी अंतर आणविक जो दूरी होती है वो लगभग नगण्य होती है। अगर मैं बात करूं द्रव की, द्रव मतलब लिक्विड, तो द्रव में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होती है वो लगभग क्या होती है? थोड़ी सी दूर होती है। कैसी होती है? थोड़ी सी दूर होती है। किसकी कंपेयर में? ठोस की कंपेयर में। इसको हम क्या बोल सकते हैं? द्रव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? द्रव। ऐसा ही गैस। गैस की बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं या अणु हैं, उनके बीच की जो अंतर आणविक जो दूरियां हैं वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर तीनों का स्ट्रक्चर देखें तो हम ऐसा समझ सकते हैं ये गैस के लिए। और अगर हम बात करें ठोस वस्तुओं को हम आसानी से काट सकते हैं, लेकिन जो द्रव और गैस होता है उनको आसानी से काट नहीं सकते, मतलब काट नहीं सकते हैं। और भी इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये दोनों चीजें, द्रव और गैस क्या है? फ्लो हो जाती है, बह जाती है। अगर मान लो हम कहीं सरफेस पर इनको ढोलते हैं, गिराते हैं, तो ये क्या करने लगती है? बहने लगती है। इसलिए इसका एक और नाम हो गया है तरल। क्या हो गया बेटा? तरल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड्स। क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम फ्लूइड्स भी कह सकते हैं। विच कैन फ्लो, ऐसी कोई थिंग विच कैन फ्लो, उनको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड्स। तो ये तो हमने ऑलरेडी आई थिंक जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, तो मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं करूंगा। एक स्टेट और होती है, एक स्टेट और होती है द्रव्य की, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, है ना। उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में देखेंगे, बट अभी हमें 3 स्टेट का ध्यान रखना है द्रव्य की। पहली है आपकी ठोस, दूसरी है आपकी द्रव, और तीसरी है आपकी गैस। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें किसको फोकस करना है? ठोस को। तो देखिए अब ठोस पर आते हैं, ठीक है। अब हम किस पर आते हैं? मेन आते हैं हमारे ठोस पर। तो ठोस के वैसे परिभाषा हमने यहाँ से समझ ली थी। ये ठोस 2 प्रकार के पढ़ने हैं हमें। कितने प्रकार के पढ़ने हैं? एक ठोस जिसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ। क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलास्टिक। क्या बोलते हैं? इलास्टिक। और दूसरा प्रकार का जो ठोस हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ को हम प्लास्टिक या सुघट्टी भी कहते हैं। तो 2 प्रकार के ठोस समझ में आया बेटा? अब सुनिएगा,
अब जैसे मान लीजिए जैसे रबर बैंड, आपके पास रबर बैंड है कि किसी पास नहीं होगी, बट आपने देखा होगा जनरल एक्सपीरियंस है कि रबर बैंड को हम ऐसा खींचते हैं, एक सीमित तक बल लगाते हैं बाह्य बल और हटा देते हैं तो वो रबर बैंड अपने वापस अपने शेप में आ जाती है। मतलब प्लास्टिक वस्तुओं का वह गुण है कि अगर उस पर बाह्य बल लगाएं तो वो अपने आकार को, साइज को चेंज कर देती है, लेकिन एक सीमित सीमा में अगर बल लगाते हैं और वो बल को हटा देते हैं तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक आकार में आ जाती है। ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ वस्तुओं बोलेंगे। कैसी बोलेंगे? और ऐसी घटना को कि बाह्य बल को हटा दिया जाए, किसी वस्तु पर बाह्य बल तो लगाया जाए, जैसे रबर बैंड पर बाह्य बल लगाया, आपने देखा इसका शेप और साइज चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही हटाया एक लिमिट में तो वो वापस अपने शेप में आ गई। उदाहरण के लिए जितने भी हमारे पास ठोस वस्तुओं में मटेरियल्स हैं, लोहा है, स्टील है, तांबा है, और अभी मैंने रबर का तो एग्जांपल बताया ही है, ये सबके सब वस्तुएं कैसी हैं? इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं। कैसे हैं ये? इंग्लिश में अगर बोले तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट और हिंदी में बोले तो प्रत्यास्थ वस्तुएं। समझ में आया या नहीं? यस सर। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पूछते हैं कि रबर और स्टील में से, रबर और स्टील में से कौन सी वस्तु अत्यधिक प्रत्यास्थ है? तो बच्चों याद रखना, देखने में सुनने में ऐसा लगता है कि रबर ज्यादा प्रत्यास्थ वस्तु है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ वस्तु है। क्यों है? इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हमें इसके लिए पढ़ना पड़ेगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्या पढ़ना पड़ेगा? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। मतलब सिंपल से अगर मैं थोड़ा सा अभी समझाना चाहूं आपको, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है स्टील का ज्यादा होता है रबर से। इसलिए कौन सा मटेरियल ज्यादा प्रत्यास्थ है? स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ है। किसकी कंपेयर में? रबर की कंपेयर में। देखने में ऐसा लगता है कि रबर में आपने ऐसा खींचा तो ये जैसे हटाएंगे बल तो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, लेकिन स्टील को हम खींचेंगे तो वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं। लेकिन आपने ये भी तो देखा होगा स्टील को कई बार बीट करके, कई बार गर्म करके उसका कितनी बार हम शेप चेंज करते हैं, बनाते हैं। उससे थाली बना सकते हैं, उससे लोटा बना सकते हैं, उससे कई प्रकार की चीजें बना सकते हैं उससे। और मेन जो यूज होता है वो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। कहां पर यूज होता है? जो बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रिज बनते हैं, पुल बनते हैं, वहां पर किसका यूज होता है? स्टील का होता है, ना कि लोहे का। कारण क्या है? उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है तो उसके टूटने के चांसेस, उसकी लॉन्ग लाइफ जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उस पर लोड बार बार जाता है तो वो हो सकता है कंपन करें, लेकिन वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस रहता है और टूटने का उसका चांसेस कम हो जाता है। तो प्रत्यास्थ समझ में आया है। बाकी जो प्रत्यास्थता की कंडीशन को जो नहीं फॉलो करता है वो सब के सब क्या है? अप्रत्यास्थ। मतलब बल तो लगाए, जैसे आपने गीली मिट्टी को देखा होगा, क्ले देखा है आप लोगों ने, सभी ने क्ले आती है, क्ले को आपने देखा होगा एक गोल गोल, या क्ले बोल दो या जो आटे की लोई होती है उसको हमने क्या किया? गोल गोल बनाया, लेकिन जैसे उस पर बेलन चलाते हैं वो अपना शेप चेंज कर लेती है, लेकिन जैसे बेलन को हटाते तो क्या वापस वो गोला बन जाती है? नहीं बनती है। मतलब ये किसका उदाहरण हो गया? अप्रत्यास्थ। प्लास्टिक का। अरे हम कंफ्यूज हो गए भाई, प्लास्टिक तो हमने ये पढ़ा था कि ये रिमोट प्लास्टिक से बना हुआ है। अरे भाई यहाँ पर वो प्लास्टिक का मतलब नहीं है। प्लास्टिक का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाओ, जैसे बल इस पर लगाया मैंने, बहुत तेज बल लगा दिया, रिमोट टूट गया, लेकिन जैसे बल हटाया तो क्या ये रिमोट वापस रिमोट बन जाएगा? नहीं। तो ये है प्लास्टिक, है ये प्लास्टिक, क्योंकि आपने इस पर बल लगाया तो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में या प्रारंभिक शेप में नहीं जाता है। तो प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ वस्तुएं समझ में आई। उदाहरण में देखिए तो गीली मिट्टी हुई, क्ले हुआ, ये सब किसके उदाहरण है? ये अप्रत्यास्थ या संघट्य के उदाहरण है। आई होप सुघट्य, सॉरी संघट्य नहीं, सुघट्य के उदाहरण है। क्लियर? ओके, यू कैन नोट लेटर ऑन, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू see this whatever I am teaching here. Okay, next इसमें हमें एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है जिसको हम बोलेंगे प्रतिबल। क्या बोलेंगे? प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है? जैसे हमने सुना होगा प्रेशर सुना होगा आप लोगों ने कभी? प्रेशर वही प्रतिबल है, थोड़ा सा अंतर इसमें ये आ गया। जैसे ध्यान दो बेटा, आपने देखा होगा कि जो कील होती है
कील को हम किसी लकड़ी के अंदर अगर एंटर करवाना चाहते हैं तो आप हथौड़ी से उस पर क्या करते हैं, बार बार बल लगाते हैं, तो वो अंदर एंटर हो जाती है। तो वो क्या कारण से होती है, वही होता है प्रतिबल। वही क्या होता है, प्रतिबल। यस, तो प्रतिबल की परिभाषा अगर देखें तो परिभाषा क्या है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्ट्रेस। वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिबल कहते हैं। यस और नो? इसको स्ट्रेस है इसलिए आप स्ट्रेस को स्ट्रेस ही लिख देते हैं, या हिंदी में आप लिखना चाहे तो प्रतिबल लिख सकते हैं। इसका सूत्र अगर देखें तो ये बल, ये क्या लिखेंगे, बल बटे, ये बल लिखा है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या परिभाषा आ जाएगी, बल बटे क्षेत्रफल। या खूब अच्छे से आपको लिखना है तो प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल लिख सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल लिख सकते हैं। मैं बहुत कॉमन फॉर्मूला लिख रहा हूं। बल को आप किससे दर्शाते हैं बेटा, F से, और क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं, A से। यस और नो? अब देखो बेटा, जब नई चीज हम पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, उसका SI मात्रक पता होना चाहिए, उसका विमीय सूत्र पता होना चाहिए, और वो कैसी राशि है ये पता होना जरूरी है। तो प्रतिबल की बात करें, इसका SI मात्रक देखते हैं, इसका विमीय सूत्र देखते हैं, और ये कैसी राशि है ये देखते हैं। ठीक है, तीनों चीजों को हम समझते हैं। इसके अन्य इकाई भी होती है, अन्य मात्रक भी होते हैं, वो भी हम देखेंगे, बट अभी यहाँ पर मेन जो है वो समझते हैं। SI मात्रक, SI मात्रक प्रतिबल का क्या होता है, तो सूत्र हमारे पास है बेटा, यहाँ से बना सकते हैं। तो आपने देखा SI मात्रक बल का क्या होता है, न्यूटन। बल का क्या होता है, न्यूटन, और बटे है तो बटे। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूं मीटर, और इसकी घात कितनी लगा देता हूं, 2। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर किसका SI मात्रक है, प्रतिबल का, स्ट्रेस का। क्या ये चीज समझ में आई? अब इसी को हम बोल देते हैं पास्कल। इसी को क्या बोल देते हैं बच्चों, पास्कल। पास्कल के लिए हम सिंबल कैपिटल P या स्मॉल p और स्मॉल a उसके साथ में लिख देते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं एक पास्कल किसे कहते हैं। तो जब बल कितना लगाया जाए, 1 न्यूटन, किस पर लगाया जाए, 1 मीटर स्क्वायर पर, तो उन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, 1 पास्कल कहते हैं। समझ में आया बच्चों, है ना? अब दूसरी बात हम बात कर लेते हैं इसके विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र बनाना हमें आता है, सीखा है हमने विमीय सूत्र बनाना। देखिए विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे, ये क्या है, बल, और बल का विमीय सूत्र हमें पता है m1 L1 T-2, ये बल का है, डिवाइडेड बाय, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब L2। यस और नो? लंबाई गुणित चौड़ाई, हम ऐसा कोई सा भी 1 मीटर स्क्वायर का ये क्षेत्रफल का सूत्र ले सकते हैं। तो इसको ले जाइएगा, m1 ऊपर ही रहेगा, L1 ऊपर है तो L1, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और ये T-2। तो विमीय सूत्र हमारे पास मिल जाएगा m1 L-1 T-2। यस और नो बच्चा? आई होप समझ में आया होगा। यस सर। इसके बाद में राशि देखो, इसमें जो बल होता है, बल तो होता है सदिश राशि, बल तो होता है सदिश राशि। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो सोच लेते हैं बल और प्रतिबल एक ही है, लेकिन नहीं, बल जो होती है वो सदिश राशि होती है, और प्रतिबल अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, तो ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, अदिश राशि। मैं बड़े लेटर्स में लिख देता हूँ, ये अदिश राशि होती है। क्यों है, क्या है, ये हम चाहें तो आप बाद में डिटेल में समझ सकते हैं, बट अभी हमें मेन चीजें याद रखनी है कि बल तो सदिश राशि होती है, लेकिन प्रतिबल अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि है। तो आगे देखते हैं। देखिए जो प्रतिबल है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहले वाले को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा होता है अभिलंब प्रतिबल, जिसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब प्रतिबल। और तीसरा है अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल। तो देखिए तीनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मतलब क्या है, जबकि वस्तु के अनुदिश बल लगाते हैं, वस्तु के अनुदिश से अगर बल लगाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे,
अनुदैर्घ्य प्रतिबल। कौन सा बेटा? अनुदैर्घ्य प्रतिबल। और अभिलंब प्रतिबल, जबकि अभिलंब बल लगाते हैं, कौन सा बल लगाएंगे? नॉर्मल बल। क्या लगाएंगे? नॉर्मल बल अगर लगाते हैं तो वो क्या होगा? अभिलंब प्रतिबल। और अपरूपण प्रतिबल का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है जबकि एक सतह पर स्पर्शीय बल लगाते हैं। थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। कैसे समझते हैं? जैसे ये वस्तु है, ये क्या है बेटा? वस्तु है। वस्तु को खींचने के लिए इधर एक बल लगा दिया, एक इधर बल लगा दिया, या फिर धक्का देने के लिए मतलब छोटा करने के लिए इसको ऐसा बल लगा दिया। तो अगर ऐसा कोई बल लगा रहा है, जैसे मान लो एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचने के लिए ऐसा बल लगाया या दबाने के लिए ऐसा बल लगाया, तो ये जो प्रतिबल जो होगा वो कौन सा होगा? अनुदैर्घ्य प्रतिबल। कौन सा बल होगा? सॉरी, कौन सा प्रतिबल होगा? अनुदैर्घ्य प्रतिबल। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब है ये वस्तु है, इस पर बल कैसे लगा दिया? नॉर्मली लगा दिया, मतलब उसके बीचों बीच में ऐसा लंबवत लगा दिया, मतलब नॉर्मली फोर्स लगा दिया, और ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो ऐसे प्रतिबल को क्या बोला है? अभिलंब प्रतिबल। अब अपरूपण प्रतिबल को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे गाड़ी, फोर व्हीलर जो होती है, फोर व्हीलर का आपने देखा होगा गियर चेंज करते हुए देखा होगा, है ना? उसमें क्या करते हैं, ऊपर जो गियर जो होता है उसको ऐसा ऊपर पकड़ते हैं और ऐसा करके साइड से लगा ऐसा खींचते हैं, ऐसा करते हैं। तो वो कौन सा प्रतिबल हो गया? अपरूपण प्रतिबल। जैसे ये देखिएगा, ये एक सिलेंडर रखा हुआ है, एक ये बेलन रखी हुई है ना? ये वाले पॉइंट को फिक्स रखा और इसको खिसका कर यहाँ कहीं कर दिया, ये ऐसे ले आए, है ना? ये इस टाइप से, मतलब पहले ऐसा मान लीजिए गियर था, फर्स्ट गियर था, उसको हमने ऐसे करके कहीं किया तो वो ये वाली पोजीशन चेंज नहीं हुई, ये यहीं की यहीं है, ये यहीं की यहीं है, लेकिन ये ऐसा शिफ्ट हो गया। तो इस टाइप का जो प्रतिबल जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? अपरूपण प्रतिबल। इसमें क्या होगा? इसकी लेंथ बढ़ सकती है और लेंथ छोटी हो सकती है। इसमें भी क्या हो सकता है? इसका मिडिल पार्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? वस्तु का ये वाला पार्ट क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। जैसे गियर में आपने देखा होगा, गियर का जो नीचे वाला पार्ट है वो वही रहेगा, लेकिन गियर की जो ऊपर वाली जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। ये तो ये कौन से प्रतिबल का हमारा उदाहरण है? ये अपरूपण प्रतिबल का। डिफॉर्मिंग स्ट्रेस, क्या बोलते हैं इसको? डिफॉर्मिंग स्ट्रेस या डिफॉर्म्ड स्ट्रेस कहेंगे ज्यादा अच्छे से बोले तो मैंने ये तीन ही आपको समझाना चाह रहा था। ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास थी, है ना? समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, थैंक यू।